तुम 2 लेक्चर आगे चल रहा था रे, तो एक कैसे है? हाँ, 19 है। देखो बढ़िया से, पहले देखो 19 है या 18 है। हाँ 19 होगा, 2 लेक्चर आगे चल रहे हैं आप। वही तो हमको भी लग रहा था कि अब 2 लेक्चर आगे चल रहे थे। कुछ होमवर्क दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया तो बनाइए, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो XeO2F2 का निकालिए, XeF4 का निकालिए, XeO3 का निकालिए, SF6 का निकालिए, IF7 का निकालिए। सुनो आप, सुनिएगा ध्यान से, आप स्ट्रक्चर मत बनाना इसका, आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, लोन पेयर निकालिए। स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, इस तरह से ये सब काम करने का प्रयास आप ना करना, क्योंकि अब जब स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओगे ना तो आपको उलझन होगी कुछ, और उसको थ्योरी के बाद, मतलब थ्योरी में बताना पड़ेगा उस चीज़ को। IF7, PCl3 बनाइए, PCl5 बनाइए, NCl3 बनाइए। इस सब को बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा आपको, फटाफट निकालिए। यदि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए, हम तुरंत बता देंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकें। आज तो 5-6 को फंक्शनल ग्रुप हम सामने पढ़ा देंगे। बाप रे मायके नहीं, क्लास चलेगा एकदम अंधाधुंध। हमारा टारगेट है कि DP के छुट्टी से पहले IUPAC नोमेनक्लेचर समाप्त हो जाना चाहिए। 15-16 गो फैमिली है, 2 गो फैमिली पर ऑलरेडी काम हो चुका है, और 2 गो फैमिली को जान गए तो बाकी को जानने में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं आपको। देखिए ना 6 कैसे आराम से इजीली खत्म होगा, 5 गो 6 गो फंक्शनल ग्रुप। जेनन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक जेनन ही ऐसा नोबेल गैस है जो कुछ लिमिटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और वो सब लिखा हुआ है बोर्ड पर। क्या बना लिया आप क्या? अब तक सही में बन जाना चाहिए था। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 विथ 1 लोन पेयर आया है। बोलिए आया है या आया है क्या? इसका आ जाएगा sp3d2 विथ 2 लोन पेयर,
चेक कर लो आप। ये होगा sp3 sp3d2 सॉरी sp3d2 विथ 2 लोन पेयर। इसका आएगा sp3 विथ 1 लोन पेयर, 3 1 4 sp3 विथ 1 लोन पेयर, sp3 विथ 1 lp। ये आ जाएगा sp3d2 विथ 0 लोन पेयर, sp3d2 विथ 0। ये हो जाएगा sp3d3 विथ 0 लोन पेयर, sp3d3 विथ 0 लोन पेयर। अच्छा, ये बात जब निकल जाएगा कि sp3 विथ 1 है, sp3 विथ 2 है या समथिंग लाइक, तो आपको नहीं लगता है कि आप उसका स्ट्रक्चर अपने से वो लिख लेंगे टेबल से? हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रही है आपको? हम ये कह रहे हैं कि IF7 का यदि हाइब्रिडाइजेशन आया हमको sp3d3, तो क्या ऐसी स्थिति में हम नहीं समझ लेंगे कि इसका शेप क्या होगा? इसी का शेप ना पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। आप चेक कर लीजिए टेबल में, देखिए sp3d3 का केस, टेबल चेक कीजिए तो टेबल का सबसे लास्ट देखिए तो सबसे लास्ट sp3d3 है विथ 0 लोन पेयर। देखिए उसका शेप है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 और 90 होगा। तो वो काम आप कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर का नाम जान रहे हैं, कैसे बनेगा? अच्छा, जैसे हमको पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनाना है, कैसे बनाएंगे? आई को कहाँ रखेंगे? बीच में। टोटल 5 फ्लोरीन को आपको रखना पड़ेगा 72 के एंगल पर, और यह सारा का सारा प्लेनर होगा। इस सब को यदि हम आपस में मिला दें तो एक पेंटागन का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। ये एक फ्लोरीन इसके परपेंडिकुलर ऊपर और एक फ्लोरीन इसके नीचे। तो इसी को हम लोग ऐसे, देखो इधर, इसी को हम ऐसे बना देते हैं एफ एफ। कोई बताएगा ये एंगल कितना है? 90 है। देखने में भले नहीं लग रहा हो लेकिन है वो कितना? 90। यही सब बात पकड़ना होता है इसमें। इसी शेप को हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नीट का कल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, सोचिए 720 में 720 नंबर ला दिया। कभी सोचते उचते हैं इस सब पर? कभी विचार करते हैं कितना माथा का ब्रिलियंट होगा कि 720 में 720 लाने का मतलब है कि कोनो पेपर में को कुछ गलत हुआ ही नहीं, 100% मार्क्स में ऑब्टेन किया है जी। थोड़ा सा इंस्पायर्ड होइए उस सब आदमी से कम न्यूज़ में चैनल में कभी दिखा ना तो देखिए, कम से कम एक बार देखने से माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो 720 में 120 ला के यदि खुश हो गया ना तो 120 लाठी लगेगा, समझ गया? अगला क्या है? PCl3 क्या आया? sp3 विथ 1 लोन पेयर क्या? ये आया होगा sp3 विथ 1। ये आया होगा sp3d2, नो sp3d आएगा। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में जाएगा विथ 0 लोन पेयर। ये आएगा sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो हम इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे। आपको लगता है कि किसी के बारे में आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। बोलिए। हाँ बोलो। एक नंबर। XeO2 F2 2 2 4 1 5 हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अच्छा ये गलत लिखा गया क्या? ये sp3d विथ 1 लोन पेयर होगा। हो सकता है वो उस समय कुछ जोड़ने में गड़बड़ी हुआ हो। वो sp3d होगा, sp3d विथ 1 लोन पेयर ये होगा। सेंट्रल एटम जेनन होगा Xe। इसका शेप सीसा शेप होगा, चेक करो टेबल में।
शीशा शेप आता है क्या? इसका शेप शीशा होगा तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, देखो इधर शीशा शेप, ये इसका शेप है। और यदि इसी का तुम लिखना चाहोगे वो स्ट्रक्चर, तो इसमें आपको एक लोन पेयर इस रूप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ थ्योरी अब आपको कुछ थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कुछ थ्योरी की ज़रूरत पड़ने का मतलब क्या है, इसको समझिए। यदि किसी के दिमाग में आया कि सर हम ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, और किसी के दिमाग में ये आ गया कि सर हम ये बनाना चाहते हैं, अब सवाल ये उठता है कि सही कौन है? क्या हम दोनों को सही माने? क्या ये भी सही है और ये भी सही है? बताइए। दोनों सही नहीं है, सही कोई एक्के गो है। और इस बात को अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सही है और उसका प्रॉपर रीजन क्या है। इसके लिए आपको एक अलग से थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कौन एटम किस पोजीशन पर रहता है उस सब को समझना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, हिंट थोड़ा करते हैं। देखो ये वाला जो चीज़ देख रहे हो ना, यह प्लेनर है। प्लेनर का मतलब समझ रहे हो? ये बिल्कुल सतह पर है। और ये जो फ्लोरीन तुम देख रहे हो, एक्चुअल में ये फ्लोरीन बोर्ड पर है ही नहीं। ये फ्लोरीन कहाँ पर है? एक है बोर्ड के ऊपर इस तरह से, और एक है बोर्ड के नीचे। तो किसी भी स्ट्रक्चर में दो तरह का पोजीशन होता है, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। यानी फ्लोरीन जो है वह किस पोजीशन पर है? एक्सियल पोजीशन पर है। और ऑक्सीजन किस पोजीशन पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है ना, तो इस डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि एक्सियल पोजीशन पर कौन रहेगा और इक्वेटोरियल पर कौन रहेगा। और जब तक आप वो बात पढ़ेंगे नहीं, आप इस बात को फ्रेशली समझ नहीं सकते। अभी जैसे IF7 है, IF7 में कोई लफड़ा नहीं है, आई रहेगा बीच में, और सारा का सारा फ्लोरीन है वो इक्वेटोरियल पर दे दीजिए या फिर एक्सियल पर दे दीजिए, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें फ़र्क पड़ता है, और इस बात को हम एक क्लास के बाद सीखेंगे, तो इसका डिस्कस डिटेल में किया जाएगा। समझा बात? अभी हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं और इसके अंदर की और भी कुछ बातें उसको बता रहे हैं, फिर हम उस थ्योरी पर चले जाएंगे। बेटा तो इसे और किसी एग्जाम्पल में दिक्कत हो, या आपको अपने मन से यदि कोई एग्जाम्पल हो, यदि आपको लगता है कि या कुछ बुक वगैरह में पढ़े हो, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र है पूछने के लिए। कुछ भी है तो बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कैसे निकालना है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी आप लिमिटेड हैं, हाइब्रिडाइजेशन में सब काम अभी आप नहीं जान रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हम टॉपिक ख़त्म भी कहाँ किए, अभी तो टॉपिक बहुत बचा हुआ है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है। हम 7 दिन बोले थे, अभी हमको लगता है 3-4 दिन हुआ है। 4 को क्लास हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का, 4 को या कितना क्लास हुआ है, 4 को या 25 शायद हुआ है। चलो देखो इधर देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना लोब बनता था, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता था? 2। और उस दोनों का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा होता था? लीनियर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो बनाएगा, यदि कोई भी एटम हाइब्रिडाइजेशन sp शो कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये कुछ इस तरह के शेप को फॉलो करेगा? बोलिए हाँ या ना। एक और एक ये एक sp ये है और एक sp ये है, बीच में एटम है। अब यदि कोई इसे बॉन्ड बनाना चाहे तो इधर आके बॉन्ड बनाएगा और इधर आके बॉन्ड बनाएगा, और ये शेप अपने आप कैसा हो जाएगा? लीनियर। और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180। विदाउट एनी लोन पेयर यह 180 होगा, और sp में लोन पेयर का केस नहीं आता है। अगला देखिए, यदि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखें, तब इसमें कुल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो उसका स्पेस में अरेंजमेंट क्या होता है? स्पेस में उसका अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और बॉन्ड एंगल कितना वो मेंटेन करता है? 120। तो 120 मेंटेन करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ नहीं बनाकर यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा जगह है। तो इसको यदि हम बनाना चाहें, देखिए एक लोब बड़ा दूसरा लोब छोटा, यह कौन ऑर्बिटल है? sp2। इसी प्रकार एक और इसमें बनेगा, और इसी प्रकार
एक और बनेगा। अब देखिए इस सब के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120, ऑलमोस्ट दिख भी रहा है 120। तो यहाँ से हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं, ये सारा का सारा बॉन्ड एंगल कितना है 120, 120, 120, सब 120, 120 होगा। अब इसको ट्राइगोनल प्लेनर शेप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर से कोई एटम आके जुड़े, इधर से आके कोई जुड़े और इधर से आके जुड़े, तो ऐसा महसूस होता है इस सब को आपस में मिलाने पर कि यह एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। और ट्रायंगल ये एक प्लेन में आ जाता है, इसी वजह से हम लोग इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। तो स्पेस में अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है ऑर्बिटल का, जिसके कारण इसका हर मॉलिक्यूल या हर आयन का, हर पॉली एटॉमिक आयन का एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होता है। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, और इसको क्या बोले हैं, लीनियर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसी में यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, पहले उतारिए तो इसको, ऑर्बिटल को दिखाना आने, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने के लिए आना चाहिए, तब जाके आप आगे के चीज़ों को समझ पाएंगे। एक्चुअल में अभी हम आपको वह केस समझाने वाले हैं, ये सब थ्योरी बता के, ये सब चीज़ बता के, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बनेगा। और आपको याद कीजिए, आपको बताया गया था कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है और पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो कम से कम एक दो केस तो हम वैसा देखें ना, जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग में भाग ले रहा है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी भाग ले रहा है। आखिर ये काम कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा अंदर तक का बात को हम समझेंगे इस थ्योरी में। यहाँ कोई नया थ्योरी नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन ही समझ रहे हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन समझे हुए हैं, जो समझा हुआ बात है उसी को समझ रहे हैं, बस थोड़ा फिगर पर उसको समझना है। एक दो फिगर देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फूल पत्ती बढ़िया बन रहा है ना तुम्हारा भी? अरे नहीं बन रहा है बढ़िया? ओ, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। हम तो ठीक ठाक बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट करेगा? कॉपी में बनाए, कॉपी में इससे भी अच्छा बना देंगे। अरे तो तुमको शक है कि कॉपी पर खराब बनेगा? तुम गलत फहमी में हो। आ रहे हैं पीछे। हम बचपन से पढ़ते लिखते सही में नहीं थे, समझा, लेकिन अक्षर मेरा सब दिन बनता था। अक्षर टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं बना। तेजी में बना दें या तेजी में लिख दें तो शायद अक्षर ना बने, कोई मैटर नहीं करता है। कॉपी दे देना, बढ़िया बना देंगे फोटो। अब सबके कॉपी पर जाके थोड़ी ना बताते रहेंगे। मिटा दो इसे। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो sp3 के केस में कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनता है तो याद करो, ये इसी तरह का ना स्ट्रक्चर लेता था, इसी तरह का ना लेता था। तो यदि हम ऑर्बिटल बनाना चाहें तो ये छोटा सा बना, ये बना, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब जो फिगर बनना स्टार्ट होगा वह धीरे धीरे थोड़ा कम्प्लेक्स होने लगेगा? तो कम्प्लेक्स होने लगेगा तो उसको यदि हम ऑर्बिटल पर ना भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ चीज़ों को समझ लें और हम ये समझ लें कि एक ऑर्बिटल इस तरह से है, एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल ऐसे है। ये एक ट्राइपॉड जैसा है नीचे 3 डायमेंशनली, और ये उसके ऊपर है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको बनाना नहीं है आपको। अब जो मेन बात है उसको समझिए। ये जो समझा रहे थे हम आपको, इसका प्रॉपर रीजन क्या था यह हम आपको समझाते हैं। अब एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखिए जो अंदर तक की पूरी जानकारी देगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं BCl3। यह एक कंपाउंड है। आप हमको पहले जानकारी दीजिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह क्या होगा। जैसे बनाते थे ना, रे बनाओ ऐसे।
इस चैप्टर में पेशेंस रखिएगा, चैप्टर जल्दी समाप्त नहीं होता है। आपको लगेगा कि महीना डेढ़ महीना केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो आपको सीखना चाहिए। हमको कहिएगा हम शॉर्टकट में तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। ये आएगा sp2 विथ 0 लोन पेयर, शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। आया है क्या? TVE निकालोगे, यहाँ पर TV निकालोगे, बोरोन का होता है 3, क्लोरीन का होता है 7, ये टोटल मिला के हो जाएगा 24। ऑक्टेट्स निकालोगे, ये हो जाएगा 24/8, 3 विथ 0 लोन पेयर, रिमाइंडर 0 बचेगा ना, तो लोन पेयर भी 0। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? 3 + 0 = 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आया, इसका सीधा मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा विथ 0 लोन पेयर। सुनो, अब जब हम इतना बात जान गए, अच्छा इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? बोरोन। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का या सराउंडिंग एटम का? हमेशा सेंट्रल एटम का होता है। तो सेंट्रल एटम तुम यहाँ पर देखो, इधर इधर देखो, तुम मान लो कि ये बोरोन है, बीच में हम दिखा दिए हैं, और चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है, इसका सीधा मतलब है कि इसका कुल कितना लोब निकलेगा यहाँ से? 3, और वो सब आपस में कितना कितना के एंगल पर निकलेगा? तो हम भरसक प्रयास किए हैं कि ये जो लोब दिख रहा हो वह कितना कितना पर दिख रहा हो? 120 पर। समझ में आ गई बात? अब चेक कीजिए आप, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, यही ना? s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ पर तो केवल एक ही ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाकर ही ना 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। चूँकि अनपेयर्ड, हमने आपको कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही इन्वॉल्व होता है जिसके पास अनपेयर्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वही भाग लेता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और यदि किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक्साइटेड कंडीशन में जाकर वह अनपेयर्ड होता है, तब हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, और तब जाके वह बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका GS है। GS का मतलब ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट में यदि ये जाएगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब बताइए, ये S है, इसको हम PX मान लें और इसको हम PY मान लें, तो बताइए आपस में मिक्स जो होगा, यही तीनों ने मिक्स होगा, एक S और 2 P मिक्स होगा, तब ना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेगा। तो मिक्सिंग में हम ये डॉटेड लाइन से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मिक्सिंग में ये सब भाग लिया है। तो जब ये मिक्सिंग में भाग लेगा, एक S और 2 P भाग लेगा, तो अपने आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से हुआ, तो नया ऑर्बिटल कितना बना होगा? 3, जो कि वहाँ पर हम पहले दिखा चुके हैं। अब बताइए, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट का दूसरा नंबर आप पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वह सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग का प्रोसेस है, ना कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मिक्सिंग का प्रोसेस। यह सब ऐसा नहीं कि आपस में मिलकर पेयर्ड हो जाएगा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन आपको डालना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। और ये किस टाइप का ऑर्बिटल है? ये sp2। यह क्या है? sp2। और यह भी क्या है? sp2। क्या बात को यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? सुनिए, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये, इसको हम क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पहली बात। दूसरी बात, अनहाइब्रिडाइज्ड इसलिए कहेंगे कि यह P का वह ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसका मतलब यह वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब हम इसको जब कंप्लीटली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसको हम लोग कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट। अच्छा, ये p ऑर्बिटल है या d ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या इस बात को आप समझे या कोई दिक्कत है इसमें? देखो, अब
तुम 3 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो दिखा दिया, लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी तो बोरोन के पास है, और उसको तो अभी तक हम नहीं ना दिखाए हैं। तो बोरोन के पास हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 ऑर्बिटल बना, वो हाइब्रिडाइज हम दिखा चुके। अब हमारा काम है दिखाना किसको? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को। आप एक बात बताइए, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल, हाँ या ना? आज तो जानते हो सुबह 10 से 11 बजे वाला बैच में एक तरफ से सबको पीटे हैं 11th के बच्चा को। पता है क्या है? पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन समझा दिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो चल रहा था। पूछे समझ न गया? रहे बकलोल की तरह से एकदम मुंह मेरा देख रहा है। तो हमको लगा एक बार में नहीं सुना होगा, फिर दोबारा बोले हाँ जी तो समझ में आ गया ना? एगो बोलता है जी सर। बैठा हुआ था कम से कम हमको लगता है 100-125 बैठा हुआ था, उस बैच में थोड़ा कम है बच्चा। तो उतना में एगो आदमी बोला यार पागल उगल हो गया है, हम चिल्ला चिल्ला के पागल बने हुए हैं, किसी तरह चाह रहे हैं समझा दें, और वो एकदम गुमसुम बैठा हुआ है। हम बोले रे तुम लोग को सुनाई नहीं देता है? तो बोलता है जी सर। तब बाद में हमको एहसास हुआ कि ये सब एक्चुअल में जिंदा था ही नहीं कुछ देर पहले। तो जिंदा नहीं था तो पहले जिलाना पड़ेगा ना। तो उस सब को पढ़ाई रोक के सबको पहले पिटाई लगा, एक तरफ से सब लड़का लड़की सबको, लड़की और सब अपना हाथ ऐसे करके देख रही थी, एकदम इस तरह से ही बढ़ी थी कि कहाँ कहाँ दाग पड़ा है। वो पूरा का पूरा हाथ में जो है ना लाल लाल होल था। अब मारते हैं तो तनी मनी जोर से नहीं, वो जो सोचता होगा ना कि आएंगे या प्यार से नहीं बनाया रे नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मार जब लगेगा तो लगेगा, एहसास होगा कि पिटाई लगी है, और अब आपकी ही बारी है इस मामले में, इसलिए दिमाग ठिकाने में रखिए और बोला कीजिए। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा दूसरा लोब छोटा होता है, जबकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही एटॉमिक ऑर्बिटल है। और एटॉमिक ऑर्बिटल को हम पहले से जानते हैं, एस का स्फेरिकल, पी का डम्बवेल, डी का डबल डम्बवेल। ये क्या है? पी है, इसमें कितना लोब होगा? पी में कितना लोब होता है? 2 होता है, डमरू के जैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। अच्छा, वो दोनों लोब का साइज एक जैसा होता है या एक छोटा एक बड़ा होता है? एक छोटा एक बड़ा होता है। बोलेगा एक थोपी कम जोर से और एक थोपी ज़्यादा जोर से मारेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना एक छोटा और एक बड़ा होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हमेशा दोनों लोब सेम होता है। एक और बात, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का लोब थोड़ा ज़्यादा मतलब चौड़ाई टाइप चौड़ा होता है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसका लोब इतना चौड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको जब दिखाएंगे तो इस दिखाने के दौरान ये हम एक पतला ऑर्बिटल दिखा रहे हैं इधर भी और इधर भी, और एक्चुअल में यह कौन सा ऑर्बिटल है? यह है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। यानी स्ट्रक्चर पर जब हम इसको दिखाएंगे तो यही कहलाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ भी, तो हम यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं डालेंगे। बात समझ में आ गया? अब बताइए बोरोन के साथ जुड़ कौन रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अच्छा, ये सराउंडिंग एटम है या सेंट्रल एटम? सराउंडिंग एटम है। सराउंडिंग एटम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, सेंट्रल एटम इन्वॉल्व होता है। इसका कन्फिग्रेशन बताइए। नियन 3s2 3p5, 1s2 2s2 2p6 10 3s2 3p5 17 हो जाएगा। ये दिक्कत है क्या कन्फिग्रेशन में? उठा के बजाड़िए देंगे जहाँ इस सब में दिक्कत होगा। तो बताइए आउटर मोस्ट सेल में S में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और P में कितना इलेक्ट्रॉन है? पहले कैसे सजाते हैं इसको? एक एक करके। अब बताइए ये जो ऑर्बिटल है ये P ही है ना, और यही वह P है ना जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बोरोन के साथ जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? अब बताइए कि जब हम क्लोरीन का बनाना चाहें तो क्लोरीन का तो हम एक ही ऑर्बिटल बना पाएंगे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी यदि हम बनाना चाहें तो इस तरह से यदि हम बना भी दें ना तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। अब आप कहेंगे कि सर एक्साइटेड स्टेट में जाके भाग लेगा। अरे यार सराउंडिंग एटम है वो। एक्साइटेड स्टेट में या हाइब्रिडाइजेशन में इस सब में इन्वॉल्व कौन होता है? सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर केवल हम कितना हम दिखाएंगे, कितना ऑर्बिटल दिखाएंगे? केवल एक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो
तो इस स्थिति में हमको एक ऐसा बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये पी एक्स है, किसका पी एक्स है? सी एल का। तो मेरे पास ऐसा ऐसा कुल कितना सी एल है? 3। तो हमको 3 ऐसा ना, हमारे पास तो 3 ऐसा लोब है ना जो कि अलग अलग है। अब बताइए, एक सी एल को यहाँ से पकड़िए, यहाँ से उठाइए और इसको लाइए यहाँ पर, इस तरह से ओवरलैप कराइए, एक सी एल जुट गया। दूसरा सी एल इसको पकड़िए यहाँ से उठा के, इस तरह से ओवरलैप करा दो, यहाँ जुड़ गया। और तीसरा सी एल को फिर यहाँ से पकड़ो और इस तरह से ओवरलैप करा दो, तीसरा बन गया। आपको नहीं लगता है कि हर केस में एक सी एल ओवरलैपिंग हुआ है? तो जो ज़बरदस्ती कहेगा कि सर हम इसको पकड़ के ना हम बगल से कराना चाहते हैं, साइड से थोपी लगेगा। बगल से क्यों कराएंगे? बगल से इसलिए हम नहीं करा सकते कि बगल से कराने के लिए हमको एक चीज़ देखता था, पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, बाद में ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। हम इसको क्यों बगल से कराएं जबकि ये सीधा करने के लिए तो तैयार है। ये क्लोरीन अलग एटम है, ये अपने डायरेक्शन से आके मिलेगा, ये अलग है अपने डायरेक्शन से आके मिलेगा, ये अलग है अपने डायरेक्शन से आके मिलेगा। तो यहाँ पर जब ओवरलैपिंग अब चलेगा तो ये देखो, इधर देखना जरा ध्यान से, बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। एक्चुअल में यह Cl का p ऑर्बिटल है। क्या समझ में आ रही है बात? यह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, यह p है। ये क्लोरीन है और क्लोरीन का ये कौन सा ऑर्बिटल है? p। इसी प्रकार यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा? पेयर्ड करना पड़ेगा। यहां भी पेयर्ड हो गया और यहां भी आपको पेयर्ड करना पड़ेगा, यहां भी पेयर्ड हो गया। और ये क्लोरीन है, ये है sp और ये है p, ये है sp, ये है sp2 और ये है p, ये है sp2 और ये है p। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। अब जरा बताइए कि यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कुछ इस तरह से नहीं हुआ है? जगह होने हैं जहाँ लिखे हैं हम, कहाँ लिखे? नहीं मिटाएंगे नहीं ना, आपको उतारना है ना इसको। ये लेक्चर नंबर मिटा देते हैं। देखो अब हम यहाँ पर बोरोन को अकेला रखे, यहाँ पर बताओ बी के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा ना। सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनेगा? Cl के साथ। क्लोरीन एक इधर बनेगा क्लोरीन और एक इधर बनेगा क्लोरीन। बताइए इस तीनों के बीच का एंगल कितना होगा? 120 120 120। सबको हम यदि आपस में मिला दें तो वो ट्रायंगुलर शेप ले लेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस दौरान एक वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी उसके पास बचा ही रह गया? और अब आप बताइए कि ये जो बॉन्ड बना है यह सिग्मा है या पाई है? यह भी सिग्मा, यह भी सिग्मा और यह भी सिग्मा। अब देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बनाया। गौर कीजिए ये सिग्मा बॉन्ड किसके किसके ओवरलैपिंग से बना है? बोरोन दिया होगा sp2 और क्लोरीन दिया होगा p। यहाँ बोरोन दिया होगा sp2 और क्लोरीन दिया होगा p। यहाँ भी ये जो बॉन्ड बना है ये आया होगा p से और ये बना होगा sp2 से। और यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यदि हम दिखाना चाहें तो उसको दिखाने के लिए आप इस तरह से इसको दे सकते हैं। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और यही है BCl3 का कंप्लीट कंसेप्ट। तुमको समझ में आया कि तुम इसी तरह का कुछ कल क्वेश्चन कर रही थी। अब फिर उसी क्वेश्चन को तुम गौर से देखना, पढ़ना, समझना, अब समझ में आ जाएगा। इसीलिए आगे आगे नहीं चलना है। अब उतने बढ़िया से तो भी छाप लो तो जितना बढ़िया से हम छापे नहीं हैं, हम बनाए हैं। तुम एक चीज गौर किया कि हम एक मॉलिक्यूल पर कितना लंबा चौड़ा कंसेप्ट को पकड़े हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछला जितना एग्जाम्पल किए हैं उस सब पर ऐसा कंसेप्ट क्लियर निकल सकता है? यदि हम एक बना दिए तो अगला आप सब तो बना ही सकते हैं, नहीं बना सकते हो? अरे मिजाज हिल जाएगा तुम्हारा। कल एक और कंपाउंड पर काम करेंगे। आज जो बताएं इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना है, कल बस एक कंपाउंड बनाएंगे जिसमें क्या बनेगा? पहले बनेगा सिग्मा और बाद में बनेगा पाई। और ये सब काम कल होगा, आज तो टाइम मिलेगा नहीं इसके लिए। कल आना है या नहीं ये तो हम सोचे नहीं। सुबह वाला बैच तो ओपन है। तुम लोग के बैच के बारे में सोचते हैं 2 मिनट में, पहले उतारो। कल इवनिंग वाला जो बैच है ना ऑर्गेनिक का, ये खुला हुआ है 5 से 7। समझा क्या? 5 से 7 खुला हुआ है। या फिर ऐसा नहीं करें कि
4 से 7 लगातार ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। क्या बोलते हो? कल केमिकल बॉन्डिंग का आपका क्लास नहीं है, मतलब 4 से 5 आपका क्लास नहीं है। कल 5 से 7 ही सिर्फ क्लास है, और वो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का क्लास। कल आना है, लेकिन 4 बजे नहीं, 5 बजे। जो लोग ऑर्गेनिक का क्लास करते हैं वो, जो नहीं करते, अरे ऐसे भी तो डीपी का छुट्टी हो जाएगा, कभी थोड़ा पढ़ लीजिए ढंग से। और हम वादा किए हुए हैं कि डीपी से पहले नोमेनक्लेचर पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, और वादा हम तोड़ते नहीं हैं। लाइट रहे नहीं रहे, जैसे हो पढ़ाना है, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, सुबह में। तो कल जो है शाम में ऑर्गेनिक के शाम चलेगा, समझ गया? क्या हुआ? हाँ, कल का शाम ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के नाम। आज का शाम भी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के नाम भी ही है, और रोज का शाम ऐसे ही अभी चल रहा है। अच्छा, एगो काम नहीं करें, एगो दे देते हैं घर पर ही काम करने के लिए, तुम करके लाना। नहीं, बढ़िया हम सोचे रे, बढ़िया आदमी हमेशा बढ़िया सोचता है। एगो एग्जाम्पल लिख लो, घर से तनी सब काम करके लाना, तो जैसा काम तुम BCl3 के लिए किए हो। दिमाग में तनी पकड़ के देखो, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, चेक करो। जितना ढंग से हम आपको केमिकल बॉन्डिंग बता रहे हैं ना, थोड़ा बेगूसराय घूम के देख लीजिए, इतना डीप में कोई नहीं जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये समझाना मुश्किल होता है, जनरली लोगों को समझ में नहीं आती है ये सब बात, और आपको हम बता रहे हैं तो आप बोर हो रहे हैं। एगो होमवर्क दिए तो देखो ना, शरीर में सबको पानी कैसा पड़ गया है, लगता है जिंदे जो है सब गिर जाएगा। आपको कल बना के लाना है CH3+। CH3+ का कंप्लीट कंसेप्ट आप बना के लाइएगा कल। CH3+ में कार्बन, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में, मंडे को, किस पर पॉजिटिव चार्ज दोगे तुम? पड़ता है पहले हाइड्रोजन पर, लेकिन बाद में वो कार्बन पर आ जाता है। तो आप बना के देखना, आपको ऑलमोस्ट यही आ जाएगा सेम, लेकिन एक अंतर आएगा, और सबका हम अंतर चेक करेंगे। समझा रे? हाँ, ऐसा ही है, सब चुप था, और अभी तुमको भी लगेगा। जब बोले समझा रहे तो कहाँ था? अगला दिन सब गलती मत करना, नीचे उतर के एक तरफ से पहटेंगे। मार जो यहाँ लगता है ना, थोक में लगता है। आज का क्लास बस यहीं तक, जिनका हो गया हो जा सकते हैं। CH3+ का बना के लाइएगा। कल शाम में केमिकल बॉन्डिंग का क्लास नहीं होगा, कल शाम 5 से 7 ऑर्गेनिक का क्लास होगा।